बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोगों ने कल डेमो क्लास के अंदर देखा था कि हमारी स्कीम ऑफ स्टडी किस तरह से होगी। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट पोर्शंस में से एग्जाम आता है, जिनमें से पाकिस्तान अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही इंक्लूड होता है। हम जब भी बात करेंगे पार्टिकुलरली एफआईए की बात करेंगे, क्योंकि ये एफआईए के लिए बेसिकली बैच लॉन्च है, लेकिन इन ए ब्रॉड सेंस ये सब पे अप्लाई होता है। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर ने पाकिस्तान अफेयर ही रहना है। आप चाहे किसी जगह भी इवन इंटरव्यू में भी चले जाएं तो जो पाकिस्तान की बातें हैं वो पाकिस्तान की ही रहनी है, उनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ जाना। अगर कोई पेपर ऐसा है जिसमें 20 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर आता है, मोस्टली पेपर्स में 20 मार्क्स का आता है, तो जो ऑब्जेक्टिव जो चीजें हमने याद करनी है वो वहां पे भी अप्लाई होंगी एज सच आप लोगों के लिए। तो एफआईए के एग्जाम में अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान अफेयर जो है वो पहले इंक्लूड नहीं था। पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज, लेकिन इस साल का जो सिलेबस आया, जो अब आप लोगों का एग्जाम होगा, जब भी होता है मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जुलाई के स्टार्ट में या एंड के मई के एंड में हो सकता है, और इससे ज्यादा कोई भी टाइम ले सकता है एफपीएससी। तो उसके अंदर ये दो पोर्शन इंक्लूड कर दिए गए हैं 16 मार्क्स के। ठीक है जी। अब हम अगर पाकिस्तान अफेयर को देखें तो पाकिस्तान अफेयर को बेसिकली हम दो पोर्शंस में तकसीम कर देते हैं। एक पोर्शन कहलाता है प्री पार्टीशन और दूसरा पोर्शन कहलाता है पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन से मुराद 1947 से पहले के वाकयात हैं। बिफोर 1947। और पोस्ट पार्टीशन से मुराद है आफ्टर 1947। देखिए, पाकिस्तान अफेयर्स को क्यों रखा गया है आपके सिलेबस का हिस्सा। आप वैसे तो बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं इन दो सब्जेक्ट्स को तो समझता हूं कि वैसे भी हमें पता होने चाहिए। एक पाकिस्तान अफेयर, बीइंग ए पाकिस्तानी हमें जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के बारे में पता होना चाहिए, और बीइंग ए मुस्लिम हमें इस्लाम के बारे में बेसिक मालूमात होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ आवर पेपर। पेपर में चाहे आना है या नहीं आना, ये दो चीजें तो हमें बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए मुस्लिम आनी चाहिए। और मैं आपका कई ऐसी सारी चीजें बताऊंगा इस पाकिस्तान अफेयर की जर्नी में जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी, और कोशिश करेंगे कि तस्वीर का वो रूप अपने सामने लाएंगे जो हकीकत में पाकिस्तान है। वो चीजें नहीं जो हम 9th 10th तक पढ़ चुके। जो हम 9th 10th तक पढ़ चुके वो अलहदा एक व्यू होता है, लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दौड़ में आते हैं तो व्यू चेंज हो जाता है। और इट डज नॉट मीन कि मैंने कोई आपको पाकिस्तान के खिलाफ बातें बतानी है या इस तरह करना है। आपको वो बातें बतानी है जो CSSPMS और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले खुद मानते हैं, जो आपके पेपर में आती हैं MCQs के हवाले से। वही चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन वो हमारे जो आज तक हम पाकिस्तान अफेयर पढ़ चुके उससे टोटली डिफरेंट होंगी, आप देखेंगे। तो इसमें आप देखें कि एक हिस्सा हो गया 1947 से पहले का। हम चले जाते हैं बहुत ज्यादा पास्ट के अंदर, बिल्कुल पास्ट में, जब यहाँ पे अर्थ बनी। उसके बाद यहाँ सबसे पहले लोग कौन रहना शुरू हुए। देखिए, पाकिस्तान तो 1947 के अंदर बना है। उससे पहले क्या मामला थे। ये एक एरिया ऑलमोस्ट इसी तरह का, यहाँ पे स्टार्ट से तो मुसलमान नहीं रह रहे थे। मुस्लिम जो पीरियड है, पहला मुसलमान जो कहा जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो यहाँ पे आया है इस रीजन के अंदर। उससे पहले जितने लोग यहाँ रहते थे वो, उनमें मोस्टली हिंदू लोग थे। दिस इज वन ऑफ द MCQ ऑफ द पेपर, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन कौन सा है? तो डेट इज हिंदुइज्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुइज्म के ऊपर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हिंदू लोग रहते थे, फिर बुद्ध मत लोग शामिल हो गए उसके अंदर। ये रिलीजन इस्लाम से पहले के हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसा क्या अवामिल पेश आ गए कि यकदम एक जरूरत पेश आई और यहाँ पे कहा गया कि यहाँ जो ये जमीन का टुकड़ा है ये मुसलमानों के नाम कर दिया जाए और एक ऐसा मुल्क यहाँ पे बना दिया जाए जो इस्लाम के नाम पे कायम हो। हमने वो सारी वजूहात देखनी है। ये देखें, ये वर्ल्ड का एक नक्शा है, दुनिया का, ग्लोब का। और इसमें पाकिस्तान ये एशिया के नक्शे में कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर दिखाई हमें दे रहा है। इसमें एक हिस्सा जो है वो डार्क ग्रीन है और एक हिस्सा इसमें लाइट ग्रीन है। जो लाइट ग्रीन हिस्सा है वो बेसिकली कश्मीर है। हमने जो नया मैप हमारा जारी हुआ है पाकिस्तान का, 5 अगस्त 2020 को हमारा नया मैप जारी हो गया है। उसके अंदर भी इस रीजन को हमने ओपन छोड़ दिया है और हमने कहा है कि ये रीजन डिस्प्यूटेड है। जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी करारदाद के मुताबिक इसको नहीं हल करती, तब तक ये हिस्सा डिस्प्यूटेड रहेगा। यहाँ राय शुमारी होनी चाहिए, प्लेबिसाइड जिसको बोलते हैं, राय शुमारी, कि कश्मीर के लोग खुद डिसाइड करें कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, ये इंडिया है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या एक इन्हें अलहदा मुल्क चाहिए। जब कभी आप कश्मीर इशू में, आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, कश्मीर इशू आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, तो इन बातों को हम मजीद भी एक्सप्लोर करेंगे। ये नक्शा बनने वाली, इंडिया के साथ हमारा डिस्प्यूट किस तरह से बना, नया नक्शा जो अब है उसके मुताबिक कश्मीर का स्टेटस क्या है, इन सारी चीजों को हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे। वॉइस इशू आ रहा है? अच्छा, एक मिनट। जी आप बताइएगा, कुछ वॉइस क्लियर है या अब भी वॉइस इशू आप लोगों को आ रहा है? जी बताइएगा, वॉइस कुछ क्लियर हुई है या सेम वॉइस इशू आपको आ रहा है? अगर आप सबको वॉइस इशू आ रहे हैं मेरी तरफ से, तो इसका मतलब है इस वक्त सिग्नल मेरी तरफ लो है। नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जो कोई मुझे लेक्चर से पहले अपना प्रॉब्लम बता देगा या जिससे मेरी पहले बात हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल आप में 2-3 लोग ऐसे हैं जो केपीके के हिली एरिया से हैं, उन्होंने मुझे पहले बता दिया हुआ है कि हमारी तरफ प्रॉब्लम होता है, हमें लेक्चर का लिंक आप दे दिया करें। उनको सिर्फ लेक्चर का लिंक दिया जाएगा, हर बंदे को लेक्चर का लिंक नहीं दिया जाएगा। क्लास लेना आपकी कंपलसरी है। कल की भी अटेंडेंस आपकी काउंट हो गई है। जो लोग कल एब्सेंट थे वो मैंने नोट कर लिए हुए हैं, आज फिर मैं नोट कर रहा हूँ। कंसिक्यूटिव 3 एब्सेंटी पे मैं ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ स्टूडेंट को। शायद कल के लेक्चर में मैं बताना भूल गया, तो आज दोबारा से ये सुन लें। एक स्टूडेंट अगर 3 छुट्टियां करता है एक महीने में किसी भी मौके पे मुझे बताए बगैर, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आपने अपनी अटेंडेंस का ख्याल रखना है। बाकी जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास सारों की होती है। उसको मैं, जो शख्स अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है बिफोर क्लास मुझे बता देगा, तो उसको मैं वो लिंक प्रोवाइड करूंगा। अगर क्लास होने के बाद कोई वो बताएगा कि जी अब प्रॉब्लम हुआ है, फिर इसका मतलब है वो या सो रहा था या कोई और मसला था, उसका मेरे पास हल नहीं होगा। तो जी हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान के ऊपर कि ये जो पाकिस्तान का रीजन है
यहाँ पे जो है सबसे पहले हिंदुइज्म था। जी अटेंडेंस होगी, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लेता होता हूँ। अटेंडेंस होती है आपकी डेली की। वॉइस डिस्टोर्शन अभी भी हो रही है आप लोगों को? कोई एक बंदा ऐसा है जिसको इस वक्त मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? आप में से कोई एक बंदा ऐसा है जिसको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही हो? हाँ जी, अगर किसी एक को भी मेरी वॉइस क्लियर है ना, तो इसका मतलब मेरी तरफ इंटरनेट का इशू नहीं है। तो अगर किसी की तरफ इंटरनेट का इशू है और डिस्टॉर्शन हो रही है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अच्छा ऐसा करेंगे, अब जिनको मेरी वॉइस क्लियर है ना, अ, जरताशा और उमर शाहिद, आप दो को अगर जहां पे मेरी वॉइस कट होगी सिर्फ आप दो बताएंगे, बाकी और कोई नहीं बताएगा। जरताशा और उमर शाहिद, आप दो मुझे बताएंगे जहां पे मेरी वॉइस में डिस्टॉर्शन, एक जुमला भी डिस्टॉर्टेड हो जाता है, आप दो लोग मुझे बताएंगे। बेसिकली जो न्यू लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ। शुरू के दिनों में ये मसला ऐसा ऐसा, जब आप हो जाएंगे ना, आपको पता चलेगा 10 बजे ज्वाइन करना है, 10 बजे लेक्चर होता है, ये चीजें हैं, फिर हमारा काम स्मूथली चला करेगा लेक्चर के बारे में। हमारा पाकिस्तान अफेयर का मैंने आज सब्जेक्ट स्टार्ट करवाया है। पाकिस्तान अफेयर्स आपके तकरीबन हर पेपर में इंक्लूडेड होता है, और पेपर में आए ना आए तो मैंने बताया, फिर भी एज ए पाकिस्तानी आपको पाकिस्तान के बारे में मालूमात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज आपके इंटरव्यू का मेजर पार्ट होता है। इवन आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी जाते हैं। पीपी एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये स्टेटमेंट लिखी होती है जब आपको इंटरव्यू कॉल लेटर मिलता है। इवन सब्जेक्ट का भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स लेक्चर आर का आपने क्लियर कर लिया है, वहां लिखा होगा कि आपसे जो क्वेश्चन होंगे पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात के बेसिक क्वेश्चन होने ही होने हैं। क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम, ये दो सब्जेक्ट हमारे लाजमी तौर पे हमें आने चाहिए। शेड्यूल मैंने ये बताया कि 4 लेक्चर हमारे प्री पार्टीशन पे होंगे, बिफोर 1947, 1947 से पहले के मामला, और 4 ही लेक्चर हमारे पोस्ट पार्टीशन पे होंगे, पाकिस्तान बनने के बाद के मामला पे। फिर मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखिए पाकिस्तान जैसे कि दुनिया के नक्शे में एशिया में शो हो रहा है, कभी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मुसलमान रहते थे। कभी ऐसा नहीं था कि मुसलमानों ने यहाँ पे डिमांड की हो कि हमें अलग मुल्क चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं तब से जब हजरत बाबा आदम इधर आए दुनिया पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग कौन आए हमारे पास इस रीजन में? बाबा आदम जो हैं वो श्रीलंका में आए थे। जो हिस्ट्री बताती है वो श्रीलंका में आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे। उनकी पसली से हजरत हवा को पैदा किया गया। उसके बाद उनसे डिफरेंट जो हैं बेटे बेटियां पैदा हुए। पहले उनके तरफ 3 बेटे पैदा हुए। इन एक का नाम था हबील, एक का नाम था कबील, और तीसरे का नाम था शीश। हबील और कबील की आपस में लड़ाई हो गई। कबील ने हबील को मर्डर कर दिया उसका। दूसरे नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम बने। ये एमसीक्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अब साथ साथ तादाद बढ़ती गई, इंसानों की तादाद बढ़ती गई, लोग जो हैं वो डिफरेंट मूव होना शुरू हो गए। जो बातों में बेटे बेटियां कजन दाएं बाएं मूव होना शुरू हो गए। ये एक तरफ रिलीजन चल रहा है। लेकिन इन द कुछ लोग किसी और जगह होंगे तो उन लोगों ने हिंदुइज्म को अपना लिया, हिंदू रिलीजन को अपना लिया। दुनिया का सबसे जो ओल्ड रिलीजन है उसको हिंदुइज्म बोला जाता है इन जनरल। तो जो सबसे पहले यहाँ लोग आए वो हिंदू लोग थे। अब जो लोग यहाँ पे आए, जब लोग जगह रहते हैं उसको बोला जाता है सिविलाइजेशन।
सिविलाइजेशन से मुराद ये होता है कि कुछ लोगों का इकट्ठे मिलके रहना। पाकिस्तान की आसार कदीमा के जो असरात से ये फॉसल फ्यूल और जो आर्कियोलॉजिकल जमीन वगैरह खोद के दाएं बाएं देखते हैं कि कोई शहर आबाद थे यहाँ पे, वहां पे कोई बर्तन मौजूद थे, गलियां बनाई हुई थी, लोगों ने कोई इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे, उनकी मदद से अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन कौन से सालों में रही है, पास्ट में, माजी में। तो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो नहीं बताएंगे कौन सी थी, क्या आप बता सकते हैं? ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो सबसे पहले पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के असरात नजर आते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। इंडस, मेहरगढ़, टेक्सला, गंदारा। जी, हर बंदा एक एक ऑप्शन चूज कर ले, चाहे उसको ये आता है या नहीं आता। गंदारा कह रही है मोस्टली। मरियम ने बोला मेहरगढ़, अब्दुल रहमान ने बोला टेक्सला, मोमिना बोला गंदारा। आप में से जो हैं वो मरियम ठीक कह रही हैं। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो गंदारा है। ये बलूचिस्तान के एरिया में स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान में सबसे पहले जो असरात मिलते हैं कि कोई लोग यहाँ पे मौजूद थे, ये बलूचिस्तान के लोग थे 9,000 पहले। वॉइस डिस्टॉर्टेड हो गई है, वॉइस डिस्टॉर्शन आ रही है। अपना कहाँ गए उमर? उमर, क्या आपको भी वॉइस की डिस्टॉर्शन हो रही है? इस वक्त कोई एक ऐसा अच्छा, वॉइस इस वक्त डिस्टॉर्टेड हो रही है। चलें थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा सादिया, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? डिस्टॉर्शन नहीं है इस वक्त वॉइस में? क्लियर है। तो ये जी जो सबसे पहले लोग हैं मेहरगढ़ में, आज से 9,000 पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। तो उन लोगों की सिविलाइजेशन मेहरगढ़ होती है। अगेन डिस्टॉर्टेड हो गई है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मे बी सिग्नल जो है वो बेहतर हो जाए। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन पे वैसे नजर आ भी रहा था, मैंने मेहरगढ़ के सामने एरो लगा के उसको टिक किया हुआ है कि मेहरगढ़ सिविलाइजेशन इज ए राइट ऑप्शन। लेकिन चलें, दोबारा मैंने ब्लू कलर में टिक कर दिया इसको, और उसका अब मैं आप लोगों को मजीद डिटेल भी बता रहा था कि ये बलूचिस्तान की सिविलाइजेशन है। 9,000 पहले ये वजूद में आई थी। उसके बाद मेहरगढ़ के बाद जो लोग यहाँ पे आए, चले मैं अपनी मिस्टेक के लिए माजरत कर लेता हूँ अगर मेरे मुंह से गंदारा निकल गया था, लेकिन ये चीज रिकॉर्डिंग में भी होगी, मैंने गंदारा नहीं बोला। लेकिन अगर बाय स्लीपिंग ऑफ टंग गंदारा बोल दिया तो उसके लिए माजरत। सेकंड सिविलाइजेशन जो के यहाँ पे पुरानी है वो इंडस सिविलाइजेशन है। इंडस सिविलाइजेशन में दो आ जाते हैं। एक आ जाता है हड़प्पा,
साहिवाल के करीब ये एक एरिया है, इसका भी पूछ लिया जाता है पेपर में, हड़प्पा इज नियर टू साहिवाल। और दूसरा है महांजोदड़ो। महांजोदड़ो जो है वो सिंध के अंदर मौजूद है। ये 5000 साल पहले है, मतलब जो लोग पहले यहाँ पे आए थे, जो लोग यहाँ पे आए अपना मेहरगढ़ वाले बलूचिस्तान के एरिया में, उनके 4000 साल बाद यहाँ पे सिंध के एरिया और पंजाब के एरिया में, पंजाब का एरिया हड़प्पा साहिवाल के करीब और सिंध का एरिया मांजोदड़ो, वहां पे कुछ लोग रहना शुरू हुए। और ये जो इनका रहने का तर्ज अमल था वो ऑलमोस्ट सेम था। रहने का तर्ज अमल जो इन्होंने अपने वॉशरूम्स वगैरह बनाए, गलियां बनाई, हाउस की कंस्ट्रक्शन की, तो इनको दोनों को ही बोला जाता है इंडस सिविलाइजेशन। इसी तरह मांजोदड़ो जो है ये, बल्कि आप नेट के ऊपर इनकी पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं आपको, बल्कि मैं तो जितनी मालूमात दे रहा हूँ आपको इसके अलावा भी देखनी चाहिए। ये तीनों सिविलाइजेशंस को आपको नेट के ऊपर देखना चाहिए। लिखे ना मेहरगढ़ लिखें, इमेजेस में चले जाएं, कम से कम इमेजेस देख लें, इंडस की में जाए, हड़प्पा लिखें, हड़प्पा की इमेजेस देखें, मोहनजोदड़ो की सिमिलरली जो है वो आप लोग देखेंगे। अच्छा, ये जितने लोग थे, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है गंधारा सिविलाइजेशन। ये टेक्सला और शारदा, टेक्सला और शारदा की तरफ के एरियाज हैं। तो यहाँ पे 3000 साल पहले गंधारा सिविलाइजेशन के असरात मिलते हैं। और ये लोग मोस्टली बुद्ध मत थे। आप अगर टेक्सला या शारदा की तरफ जाएं तो आपको वहां पे बड़े बड़े स्टैचू बने हुए मिलते हैं बुद्ध मत लोगों के। अब ये तो बात हो गई कि अभी तक तो यहाँ पे मतलब हिंदू और बुद्ध मत रह गए थे, तो यहाँ पे इस्लाम कहाँ से दाखिल हुआ? तो इस्लाम को दाखिल करने वाला यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेड शख्स है पाकिस्तान अफेयर्स के मुताबिक, वो मोहम्मद बिन कासिम है। दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान अफेयर्स के मुताबिक डॉक्यूमेंटेड, जो हमारी हिस्ट्री कहती है कि पहला मुसलमान इस एरिया में कौन आया, वो मोहम्मद बिन कासिम है। ये और किसी सब्जेक्ट वाइज चेंज हो सकता है, और सब्जेक्ट इस्लामियात में चेंज हो सकता है। इस्लामियात में पुराने कंसेप्ट में कहते हैं कि सहाबा कराम में से भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे, किसी मस्जिद के असरात मिलते हैं। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अफेयर चलना है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के मुताबिक तो वो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया था। और कब आया था? 712 में। ये तो हम बढ़ पढ़ के जो है अब तक 7th 8th 9th 10th इसमें बार बार पढ़ते रहे कि मोहम्मद बिन कासिम आया था। और ये एंटर कहां से हुआ था? सिंध की तरफ से। ये बलूचिस्तान है, पंजाब और ये केपी के 4 सूबे हैं हमारे, और ऊपर का रीजन जो है वो कश्मीर कहलाता है। तो ये सिंध के रास्ते एंटर हुआ था। आया ये कहां से था? इराक से। आने की इसकी वजह क्या बनी? श्रीलंका से के बादशाह ने, यहाँ पे श्रीलंका का मुल्क है, एक शिप भेजी थी टूवर्ड्स इराक, हजाज बिन यूसुफ के पास। हजाज बिन यूसुफ उस वक्त इराक के गवर्नर थे, बगदाद के गवर्नर थे। उनके पास शिप में कुछ तोहफे तहाई भेजे थे। उन तोहफों में जेवरात, नायाब चीजें, औरतें, कनीजें वगैरह जो हो गई। किसी जमाने में मुसलमानों में कंसेप्ट था कनीजों का, इसको कोंकोबाइल का कंसेप्ट कहते हैं। इस्लाम में जायज है कनीजों के साथ मेल का रिलेशनशिप रखना विदाउट निकाह, इसको बोलते हैं कोंकोबाइल। ये आप मजीद मतलब इसको सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर इस्लार अहमद को भी इस पे सुन सकते हैं आप, इस पे जो है और भी जो हमारे टॉप के जो लोग हैं इस्लाम के, उनको सुन सकते हैं। किसी जमाने में ये कंसेप्ट वैलिड था।
तो यहाँ से जब वो गुजरा सिंध के करीब से, तो यहाँ पे एक राजा की हुकूमत थी, जहाँ पे ये मैंने डॉट रेड डॉट बना रहा हूँ। उसका राजा का नाम था राजा दाहिर। उसने हमला कर दिया इस शिप के ऊपर, और इस शिप की ये जितना साजो सामान था, जो चीजें थी, उसको लूट लिया। खड्डा बन गया। जानी ये चीजें इराक थी, हजाज बिन यूसुफ के पास, लेकिन रास्ते में श्रीलंका से इराक के रास्ते में इन चीजों को रोक लिया गया। शिप को समुद्री लुटेरे जैसे होते हैं, राजा दाहिर ने हमारे सारे सामान जो भी जा रहा था हमारे बादशाहों के पास, उसको लूट लिया। जब ये बात इराक पहुंची तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि जाके बदला लेके आओ राजा दाहिर से, जो कि सिंध वाले इलाके में बैठा था पाकिस्तान के। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 में 695 में पैदा हुए, 712 में इस तरफ आए। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। अपना जो है सारे लश्कर के साथ यहाँ आए और राजा दाहिर को शिकस्त दी, और शिकस्त देने के बाद पहला मुस्लिम एंटर हो गया इस एरिया में। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम मार्च करते गए आगे की तरफ, और इस्लाम को फैलाते गए। कहां तक? मुल्तान तक। सिंध के रास्ते दाखिल हुए और मुल्तान तक जो है, यहाँ पे गालबन मुल्तान पड़ जाएगा, रफली एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूं। इस्लाम को फैलाते गए, इलाके फतह करते गए, जहां जहां जाते गए वहां वहां मुसलमानों की कॉलोनी बनाते गए। अपने कुछ मुसलमानों को उन इलाकों का होल्ड देते गए। अभी मुल्तान तक पहुंचे थे कि इराक में हालात चेंज हो गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ जो हैं वो अपने ओहदे के ऊपर नहीं रहे। जैसे ही मामला चेंज हुए, यहाँ पे न्यू लीडरशिप आ गई। न्यू लीडरशिप, आपको पता है गवर्नमेंट जब भी चेंज होती हैं, उनको नहीं पता होता कौन सा जर्नेल, कौन सा पॉलिटिशियन, कौन बंदा काबिल है या नहीं काबिल। उन्होंने अपना सेटअप बनाना होता है। आपके सामने पाकिस्तान के हालात देख लें। पीटीआई की गवर्नमेंट होगी तो मुस्लिम लीग नून के जितने लोग होंगे वो जेल में नजर आएंगे, चाहे वो कम्पिटेंट भी हो। शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो किसी भी जमात के हों, वो तारीफ के काबिल होते हैं। इवन पीपल पार्टीज में ऐसे पुराने लोग मौजूद हैं जो तारीफ के काबिल हैं। पीटीआई में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तारीफ के काबिल हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर पॉलिटिकल अफिलिएशन। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई सेटअप आता है, वो ये नहीं देखता कि कौन काबिल है या वो हमारे लिए क्या कर रहा है। हो सकता है एक मिनिस्टर, एनर्जी का मिनिस्टर, आपकी एनर्जी सेक्टर में अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो उस एनर्जी मिनिस्टर को हटना पड़ेगा अपने ओहदे से। तो सिमिलरली जब इराक में गवर्नमेंट चेंज हुई तो मोहम्मद बिन कासिम को ऑर्डर आगे के वापस आ जाओ। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तक कुछ मुसलमानों को सेटल डाउन करके वापस चले गए। जब वो वापस पहुंचे तो उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो तो हज्जाज बिन यूसुफ के एक अच्छे जर्नेल थे। जो न्यू सेटअप आया था उसके मुताबिक वो एक अच्छे, उनके तो वो नहीं थे। उन्होंने अपने अलहदा फिर जर्नेलों को तैनात करना था डिफरेंट एरियाज में। मोहम्मद बिन कासिम को जेल में डाल दिया गया, और 20 साल की उम्र में आपकी जो है वो डेथ हो जाती है जेल के अंदर ही। और इसके बारे में डिफरेंट रवायात हैं कि किस तरह से डेथ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको बोरी में बंद करके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया था मोहम्मद बिन कासिम को। कुछ लोग कहते हैं उनको घोड़े के साथ बांध के पथरेले इलाकों पे उनका बॉडी को मारा गया और उनकी लाश जो है टुकड़े टुकड़े हो गई थी। डिफरेंट इसके ऊपर स्टोरीज हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई। तारीख में आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम को एज ए विलन पेश करते हैं। आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे, आपको मोहम्मद बिन कासिम की पर्सनैलिटी विलन वाली ही मिलेगी। क्यों? नेट पे जितना भी मटेरियल मौजूद है वो इंडियन लोगों का मौजूद है। मुसलमान लोगों ने एक खास वक्त के बाद किताबें लिखना छोड़ दी थी।
प्रिंटिंग मीडिया में तो वो बिल्कुल भी नहीं आए। जो पुरानी बुक्स थी वो लिखी गई थी हाथों से, उनका रिकॉर्ड अब तक देखें कितने साल गुजर गए हैं, नील हो जाता है। प्रिंटिंग मीडिया में गूगल पे या जो आपको यूट्यूब पे भी डेटा मिलता है, वो आपको मोस्टली इंडियन लोगों का वर्क मिलता है। अब पाकिस्तान में आप देख, हम उनके वर्क को कॉपी करते हैं, जब उनके वर्क को कॉपी करते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो सुनते हैं, तो हमें यही मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम या चीजों को लूटने आया था, उसने कत्लो गारत कर दिया, उसने फलां कर दिया। ना सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, आगे जो मैं आपको आने वाला जर्नेल और बादशाह बता रहा हूँ, जिन मुसलमान बादशाहों ने इस इंडो पाक के रीजन में रेन किया, हुकूमत किया, उन सब के बारे में हमें यही बातें मिलती हैं। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो एक अलहदा बात। हमने बीइंग पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तानी आइडियोलॉजी पे कायम रहना होता है। मोहम्मद बिन कासिम हम उस वक्त में नहीं जा सकते, क्या हुआ, हमारे लिए हीरो ही है। लेकिन अगर हम ये लिबरल होके ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं, मोहम्मद बिन कासिम विलन था, तो आप ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। ठीक है, इतना भी लिबरल नहीं होना होता कि आप अपनी बेसिक रवायात को छोड़ दें, इस्लाम को लेके भी और पाकिस्तानियत को लेके भी। ठीक है जी। इसके बाद ये सारी डिटेल जो काफी हद तक मैंने बताई, आगे स्लाइड्स में आपको अवेलेबल होगी। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम, कारवान जा रहा था श्रीलंका से बसरा की तरफ, इराक की तरफ, लूटेड बाय राजा दाहिर। राजा दाहिर ने उसको लूट लिया, उनमें से एक आदमी बच गया और उसने हजाज बिन यूसुफ को जाके कंप्लेन की, जो कि उस वक्त बसरा का गवर्नर था। हजाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद और अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे भेजा कि राजा दाहिर से बदला लेके आओ। और मोहम्मद बिन कासिम ने ना सिर्फ राजा दाहिर को शिकस्त दी सिंध के एरिया में, बल्कि ये आपके सामने जो एरिया है, ये वाला बन जाता है अरेबियन सी, और जो ग्रीन कलर का एरिया नजर आ रहा है, ये सारा फतह कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। उस वक्त तो पाकिस्तान का हम प्रॉपर, मैं आपको अगर नक्शा कहता हूँ कि इस तरह से एक रफ खींचता हूँ, उस वक्त तो पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं था, ये ओपन एरिया ही था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो ये एरिया आपके सामने नजर आ रहा है, इतना एरिया फतह कर लिया था। इधर सी से एंटर होने के बाद मुल्तान तक पहुंचा था वो, यहाँ तक। फिर मैंने आपको बताया कि उसको वापस बुला लिया गया। तो यहां तक हमें यह पता चला कि मुसलमानों ने, मुस्लिम्स लोगों ने अपनी जो बुनियाद है वो यहाँ पे किस तरह से कायम कर ली। यहाँ पे मुसलमानों का आना किस तरह से शुरू हुआ। अब वो मुसलमानों ने ये डिमांड क्यों करना शुरू कर दी कि यहाँ पे हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए। इसके ऊपर हमारे 4 लेक्चर होने हैं पाकिस्तान के बनने तक पे। ठीक है, ये आगे मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बारे में भी सारा डेटा लिखा है कि हज्जाज बिन यूसुफ की जगह कौन यहाँ पे आ गया था, अल वलीद वन। उसने किस तरह से आपको जो है वो जदों को किया, आपका जो है शहीद किया, ये सारी बातें। दूसरा मुसलमान जो कि पाकिस्तान के रीजन में दाखिल हुआ, उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। ये आपके सामने पिक्चर में नजर आ रहे हैं, महमूद गजनवी। हमारे अक्सर जो मिसाइल्स हैं, अक्सर हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हवाई जहाज वगैरह हैं, उनके नाम आपको पता है, गोरी, गजनवी, कासिम, इन लोगों के नाम पे, क्योंकि ये हमारे जर्नेल हैं मुस्लिम, जिन्होंने इस्लाम को पाकिस्तान के एरिया में दाखिल किया है। अगर ये लोग ना होते तो इस तरफ इस्लाम कौन लेके आता। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के जिम्मे ये जिम्मेदारी दी। ये हीर बोल रही है कि इनको स्लाइड्स नजर नहीं आ रही, क्या आप में से किसी को भी स्लाइड्स नजर नहीं आ रही, या किसी एक को भी स्लाइड नजर आ रही है? ये इंटरनेट का इशू होता है, आपकी तरफ जो है सिग्नल का इशू होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम किस ईरा में इधर आए थे? 1000 साल के रीजन में, 971 में ये पैदा हुए थे, 1030 में इनकी डेथ हुई थी। आपने इनकी डेथ की डेट और इनकी बर्थ की डेट को याद रखना है, क्योंकि ये हमारे फाउंडर्स में से एक है, मुसलमान इस्लाम यहाँ लाने वालों में से एक है।
सिमिलरली आपने मोहम्मद बिन कासिम की भी याद करनी है। 695 में पैदा हुए, 715 में डेथ हुई, 20 साल की उम्र में। पाकिस्तान कब आए थे? 712 में। ये मोहम्मद बिन कासिम हो गए। महमूद गजनवी 971 में पैदा हुए, 1030 में इनकी डेथ हुई। पाकिस्तान कब आए? महमूद गजनवी ने टोटल 17 हमले किए थे इंडिया वाली तरफ। आए कहां से थे? ये एक तुर्क कमांडर थे, इनकी एथनिसिटी तुर्किश थी, रहते ये अफगानिस्तान में थे। ये इंडिया, ये पाकिस्तान। जिस वक्त ये आए थे 1000 के सन में, तब तो इस तरह ये मुल्क नहीं मौजूद थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कुछ नक्शा बनता था। ये अफगानिस्तान आ गया, उसके साथ पाकिस्तान आ गया, उसके साथ इंडिया आ गया। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान से आए थे और इन्होंने हमला किया था इंडिया के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर। 17 इन्वेजन ऑन इंडिया। आपके बारे में जो मशहूर है, आपने सोमनाथ के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। हिंदू लोगों का एक ये बहुत मशहूर मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर। तो आपने, ये गुजरात के एरिया में वाक़या है, इंडियन गुजरात। एक पाकिस्तानी गुजरात है ना, इसी तरह एक एरिया इंडिया का गुजरात भी है मौजूदा जमाने में। तो मौजूदा जमाने में जो इंडियन गुजरात है, उस एरिया में आप गए थे और आपने सोमनाथ का मंदिर डिस्ट्रॉय किया था। तो आप जब इस एरिया में आए, तो आपने भी यहाँ पे मुस्लिम सेटलमेंट्स और अपने लोगों को डिप्यूट कर दिया। आप तो आए, आपने इंडिया में पहुंच के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, वापस चले गए अफगानिस्तान। लेकिन चूंकि वो इस रास्ते पे आए, कुछ जगह पे मुस्लिम गवर्नर्स को लगा दिया, मुस्लिम लोगों का यहाँ पे और इन्फ्लक्स बढ़ गया। लेकिन गवर्नमेंट कायम ना हुई अभी तक। ना मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कायम की है। यहाँ पे गवर्नमेंट पुराने राज्यों महाराजों की ही चल रही है, इंडियन लोगों की ही चल रही है, पाकिस्तान के रीजन में भी। महमूद गजनवी भी आए, इन्होंने यहाँ कोई गवर्नमेंट कायम नहीं की। आए, फाइट की, कुछ सोने जवाहरात वगैरह लिए और वापस चले गए। आप लोगों को पता है, जो इंडियन लोग होते हैं, उनके जो मंदिर होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सोने जवाहरात मौजूद होते हैं। तो डेफिनेटली जब एक कौम दूसरी कौम पे हमला करती है, तो वो जब जो जीत जाता है, वो वहां पे जो माले गनीमत मौजूद होता है, उसने वो अपने साथ लेके जाना होता है। उसने वहां छोड़ तो नहीं देना, माले गनीमत अपने साथ लेके जाना होता है। इवन कहा जाता है कि जब आपने सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया, तो हिंदू लोग आपके पास आ गए थे और उन्होंने कहा था हमारे बुतों को ना तोड़ो, हमारे ये जितने जेवरात हमने बुतों को डाले हुए हैं, इससे भी डबल ट्रिपल खजाने हमारे पास मौजूद हैं। इंडियन लोगों को वैसे भी शौक होता है ज्वेलरी का। आज भी आप अगर देख लें पाकिस्तान और इंडिया में, तो बड़े बड़े कांटे हार ये पहने होते हैं। अंग्रेजों को आप नहीं देखेंगे इस तरह की चीजें करते हुए। ये जो इस तरह के शौक है ना, ये हमारे इंडियन कल्चर का ही हिस्सा है, क्योंकि हम लोग भी बीइंग पाकिस्तानी इंडिया के लोगों के साथ रहे हैं। तो बहुत सारी रवायात हमें इंडिया के लोगों की हैं। फॉर एग्जाम्पल डोरी, जहेज, इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। पटाखे बजाना शब बरात वगैरह के ऊपर, इवन के पटाखे बजाने से तो कहते हैं कि फरिश्ते डरते हैं, भाग जाते हैं, उस घर में नहीं आते। तो यहाँ पे फायर क्रैकर्स बजाए जाते हैं। इसके बाद ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, कोई दो चार रसूमात आप भी बता दें जो हम मुस्लिम्स की नहीं है, लेकिन हम लोगों के खून में रच बस गई है। मेहंदी की रस्म, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। इवन के जो है बारात भी नहीं है पार्ट इस्लाम का। फायर क्रैकर्स, पटाखे वगैरह बजाना, होली वगैरह खेलना, ठीक है, शादी के ऊपर, खासकर शादी ब्याहों के ऊपर ऐसी ऐसी रसूमात हैं जो कि हमारे मुस्लिम कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। दरबार, दरबारों पे जाके सजदे टेकना, सजदे टेकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन अपने बुतों को, कि वो उनको खुदा मानते हैं। दरबार का होना ना होना
ये एक अलहदा बहस है, वहां पे जाके फातिहा पढ़ना ना पढ़ना एक अलहदा बहस है, लेकिन सजदा कर देना तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे काम है ना। तो ये सारा कुछ कैसे है, क्योंकि हम इस रीजन में हिंदू लोगों के साथ रहते रहे हैं। ऐसी रसूमात, बहुत सी रसूमात सऊदी अरब में नहीं है जहां से इस्लाम ने ओरिजिनेट किया है। तो जी हमारे महमूद गजनवी हो गए। उसके बाद थर्ड हमारे लीडर हैं मोहम्मद गोरी। ये 1149 में पैदा हुए और 1206 में इनकी डेथ हो जाती है। ये थर्ड मशहूर मुस्लिम जर्नेल हैं जिन्होंने इस्लाम को यहाँ पे एंटर होने में मदद दी। इन्होंने कितने हमले किए? 7 हमले किए इंडो पाक के रीजन में। इंडो पाक से मुराद पाकिस्तान और इंडिया कंबाइंड रीजन। ये कहां से आए थे? ये भी अफगानिस्तान के रास्ते आए थे, मोहम्मद गोरी भी। इन्होंने पहला हमला 1175 में किया था। इन्होंने अंपायर कायम किया। यहाँ पे पहली गवर्नमेंट जो कायम हुई वो मोहम्मद गोरी ने की। लेकिन मजे की बात, मोहम्मद गोरी खुद बादशाह नहीं बने इस रीजन के। उन्होंने जिसको बादशाह बनाया वो एक गुलाम था, अपने गुलाम को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि पहला मुस्लिम बादशाह सब कॉन्टिनेंट में, पहली गवर्नमेंट जो कायम हुई, तो पहला सुल्तान मुसलमान कौन था जो इस रीजन में बना? तो उसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। आल तो वो सल्तनत बना के मोहम्मद गोरी ने दी। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे हमला किया, इलाकों को फतह किया और उसके बाद यहाँ पे एक सल्तनत कायम की और उस सल्तनत का बादशाह अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। और यहाँ पे फिर मुसलमानों की 1000 साल जो हम सुनते हैं शानदारा दौरे हुकूमत, उसका आगाज हो जाता है। मोहम्मद गोरी की जो डेथ है वो यहीं पे होती है पाकिस्तान में ही। और इनका जो टॉम्ब है, इनका जो मजार है वो सोहावा में है। सोहावा तहसील है जेलम की। जेलम की एक तहसील है सोहावा, वहां पे मोहम्मद गोरी का दरबार मौजूद है। जो अगर आप में से कोई उस एरिया का होगा तो उसने शायद विजिट भी किया हो। तो इस तरह से ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो बादशाहत का मुसलमानों का सिलसिला कार शुरू हुआ, तो वो मुसलमान 1206 से लेके 1857 तक इंडिया के इलाके पे मुसलमानों ने हुकूमत की है। मुस्लिम दौरे हुकूमत। लेकिन उसके बाद ये हुकूमत मुसलमानों से छीन ली गई 1857 में। अंग्रेज आ गए थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ये आपको सिर्फ एक में खाका पेश कर रहा हूँ, इसके बारे में टोटल तफसील में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। 1857 में अंग्रेज आ गए थे और 1947 तक यहाँ पे अंग्रेजों की ही गवर्नमेंट रही है। 1947 में आपको पता है पाकिस्तान फिर बन गया था। तो दरमियान के 90 साल यहाँ पे अंग्रेजों की भी गवर्नमेंट रही है। इस 1206 से लेके 1857 तक बहुत से खानदानों ने यहाँ पे गवर्नमेंट किया। ये सारे मुस्लिम थे, आपस में ही लड़े हैं। जो सल्तनत है वो एक खानदान से दूसरे खानदान में गई है। सलेब डायनेस्टी सल्तनत गुलामाना, क्योंकि गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके आगे बच्चों में ये गवर्नमेंट गई। वो भी उनका खानदान गुलामाना खानदान कहलाता है। लेकिन उनसे ये गवर्नमेंट फिर खिलजी लोगों ने ले ली। खिलजी के बाद तुगलक लोग आ गए। ये सब मुसलमान हैं, एक से इक्तदार दूसरे के हाथ में जा रहा है। फिर जो है सईद लोग आ गए, फिर लोधी आ गए, फिर मशहूर जमाना बादशाह मुगल बादशाह आ गए। तो ये खानदान है
इनका पूरा पूरा एक टाइम पीरियड है, ये आपके सामने जो है इस स्लाइड में मौजूद है। आपने इनका डेट ऑफ स्टार्ट और डेट ऑफ एंड याद करते हैं। कल के लेक्चर में मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा, आपको इनके अंदर वाले बादशाहों का भी बताऊंगा कि सल्तनत गुलाम आना में कितने बादशाह आए और उन्होंने किस किस दौर में गवर्नमेंट की। वो ऐसा आप चाहे ना याद कीजिएगा, उसमें से मशहूर मशहूर हम पॉइंट याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई। ये पोलो खेल रहा था, पोलो खेलते हुए इसका जो है पांव फंसा, घोड़े की रकाब में गिरा और इसकी डेथ हो गई। या सिर्फ एक वो कौन सी खतून है जो सारे मुस्लिम दौर में जिसने रूल किया है, इस सारे 1000 साल दौर में एक मुस्लिम औरत रही है, उसका नाम था रजिया सुल्ताना। इस तरह के कुछ एमसीक्यूज अकबर बादशाह के बारे में, जहांगीर के बारे में या डिफरेंट बादशाहों के बारे में, उनको आप याद करेंगे। एक मैं आपको हिस्ट्री याद करवा दूंगा, टोटली उनके टाइम पीरियड आप ना याद करना, लेकिन ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वाली स्लाइड, इसको आपको याद करना होगा। फौरी तौर पे नहीं याद होगा, बार बार रेपिटेशन करना, लेक्चर्स को दोहराना, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। एक दफा अगर आज के लेक्चर के मेन पॉइंट में आपके सामने दोहरा दूं, जो लोग अभी तक सो रहे थे या कोई चाय शाय पी रहे थे, मूवी शूवी देख रहे थे, अब तक के लिए कोई बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट सुन लें जो मैं अब दोहराने लगा हूं। ये हमारे सारे लेक्चर का क्रक्स होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं और लेक्चर को एंड कर दिया जाएगा। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में हिंदू लोग रहते थे। यहाँ पे जो पहला मुसलमान आया उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम 712 में यहाँ पे एंटर हुआ राजा दाहिर से लड़ने के लिए। इस रास्ते से मुल्तान तक, सिंध से लेके मुल्तान तक का इसने एरिया फतह किया। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू के पॉइंट जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। बाबुल इस्लाम किसको कहते हैं? बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंध के रास्ते इस्लाम दाखिल हुआ। बाब का मतलब दरवाजा, इस्लाम का दरवाजा सिंध को बोला जाता है, क्योंकि इस्लाम जो दाखिल हुआ है वो सिंध के रास्ते दाखिल हुआ है। बाबुल इस्लाम प्रोविंस भी इसलिए कहा जाता है सिंध को। राजा दाहिर की जो है, राजा दाहिर एक हिंदू था, उसके बाद में एक बेटे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, उसका नाम था जय सिंह। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान तक डिफरेंट कॉलोनीज बना दी, डिफरेंट मुसलमानों को सेटल डाउन कर दिया। कुछ कुछ